हेलो बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं गायत्री देवी, विज्ञान शिक्षिका, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। आज बच्चों हम सभी कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय 7 जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले का अध्याय 6 जिसका नाम था जैविक प्रक्रियाएं, आपको याद होगा कि हम उस अध्याय के अंतर्गत 4 अंग तंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं जिनका नाम है पाचन तंत्र, दूसरा है उत्सर्जन तंत्र, तीसरा है रक्त परिवहन तंत्र और चौथा है श्वसन तंत्र। अब हम इन 4 तंत्रों के अलावा इस अध्याय में 5वें तंत्र का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के अंतर्गत जिन उपविषयों का हम आज अध्ययन करेंगे वो हैं ग्राही, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका के भाग, तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती चाप। उसके बाद जो हमारा विषय होगा वो होगा मानव मस्तिष्क और इस विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मेरुरज्जु, मस्तिष्क आवरण, मस्तिष्क के भाग आदि। सबसे पहले जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है, तो बच्चों इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी। आपको ज्ञात होगा, हम पिछली कक्षाओं में आपको ये बता चुके हैं कि मानव शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर का वह अंग उस क्रिया के प्रति अनुक्रिया करता है। तो ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण के सभी सूचनाओं को पता लगाते हैं ग्राही कहलाते हैं। और ये ग्राही कौन है? वही 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां। ग्राही 5 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। आँखों के लिए प्रकाश ग्राही, सुनने के लिए श्रावण ग्राही, स्वाद के लिए रस संवेदी ग्राही, सूंघने के लिए घ्राण ग्राही और ऊष्मा को महसूस करने के लिए जिसे हम छूकर महसूस करेंगे वो है हमारी त्वचा। ये सभी ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में ही स्थित होते हैं। अब हम बताएंगे कि तंत्रिका ऊतक क्या है। तो तंत्रिका बच्चों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पिछले कक्षाओं में भी हम आपको ये बता चुके हैं कि जो हमारे किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है कोशिका। कोशिकाओं के ग्रुप मिलकर के ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र मिलकर के किसी भी जीव को एक मशीन की भांति चलाते हैं। चूँकि हम यहाँ पर मानव के शरीर का अध्ययन कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मानव शरीर कुल 9 अंग तंत्रों से मिलकर बना हुआ है और वो 9 अंग तंत्र आपस में समन्वय करते हैं और हमारे ही शरीर में स्थित कुछ अंग ऐसे हैं जो उन सभी क्रियाओं पर नियंत्रण भी करते हैं। तो सबसे पहले तंत्रिका ऊतक के बारे में बताऊंगी। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं के संगठित जाल का बना हुआ होता है और यह सूचनाओं के विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन के विशिष्टीकृत होते हैं। बच्चों आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा। यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका को दिखाया गया है। ऐसी तंत्रिकाएं हमारे संपूर्ण शरीर के सभी अंगों में एक जाल की तरह बिछी हुई हैं और ये तंत्रिकाएं जिनका ये सिरा आप देख रहे हैं ये जिसे कहते हैं हम द्रुमाकृतिक, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये सिरे जो हैं जिन्हें हम इंग्लिश में डेंड्राइट कहेंगे, ये दुम के आकार के हैं। यही वो काम करते हैं कि हमें बाहर से क्या सूचना लेनी है और उस सूचना को एक्सॉन के द्वारा इस कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंचा देते हैं। अगली एक कोशिका फिर से इसी तरह की एक कोशिका का ये सिरा यहाँ पर होगा और इस सिरे ने जो सूचना ग्रहण की वो इस पोर्शन के द्वारा एक रासायनिक क्रिया के द्वारा अगली कोशिका को दे दिया जाता है। अब आता है कि तंत्रिका कोशिका के भाग। तो वही बताया था मैंने आपको पिछले स्लाइड में कि जो
जड़ की तरह, रेशे की तरह का, एक सितारे की तरह की जो संरचना है, इसको कहते हैं द्रुमाकृतिक सिरा। और ये जो बीच का पोर्शन है बेलन के आकार का, ये है द्रुमिका से कोशिकाएं तक। और जो पीछे का ये जो हिस्सा है जिसके द्वारा कोई भी सूचना एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका को प्रदान करेगी, उसे कहते हैं एक्सॉन। तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचरण कैसे होता है? तो सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, क्योंकि बच्चों में आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे संपूर्ण शरीर में यह तो सूंघकर, चाहे देखकर, चाहे सुनकर, चाहे चखकर और चाहे छूकर, जब भी हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो उस अंग का तंत्रिकाएं उस सूचना को ग्रहण करके और उसे पहुंचाती हैं हमारे मस्तिष्क तक। मस्तिष्क में पहुंचने से पहले मेरुरज्जु पड़ती है और मेरुरज्जु से होती हुई वो सूचनाएं पहुंचती हैं मस्तिष्क तक। मस्तिष्क उन सूचनाओं पर विश्लेषण करता है और हमारे उस अंग को आदेश देने का काम करता है कि तुमको ये करना है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपचारित की जाती हैं और रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती हैं। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है, फिर तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग को परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है ताकि यह सूचना अगली तंत्रिका कोशिका को प्रदान की जा सके। यह रासायनिक संकेत रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। और अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, और वो पूरे शरीर की तंत्रिकाओं से होता हुआ वो सूचना हमारे मेरुरज्जु से होता हुआ मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार क्या है। तो बच्चों, आपको ये चित्र दिख रहा होगा और इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये जो एक तंत्रिका है और ये बीच में जो एक रिक्त स्थान है, जो दो तंत्रिकाओं के मिलने के स्थान पर एक बीच में दरार नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसी को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिक्रिया कहलाता है। यह क्रिया जीव की इच्छा के बिना होती है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है, इस पर किसी भी जीव की इच्छा नहीं चलती है, किसी भी जीव की इच्छा के बिना होगी। उदाहरण के लिए, अगर हम चलते चलते किसी टूटे हुए कांच पर पैर रखते हैं तो हमारा पैर बिना कुछ सोचे अचानक से उस चीज़ से हट जाएगा। ये जो हमारा पैर उस कांच के ऊपर से हटा, ये क्रिया ही प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी गर्म वस्तु पर अपना हाथ लगाते हैं और हाथ गर्म वस्तु पर लगते ही अचानक से पीछे आता है, यह क्रिया भी प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। अब बात करते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं की। तो बच्चों, नाम से पता लग रहा होगा, ऐच्छिक का मतलब ऐसी क्रियाएं जो जीवों के द्वारा तो की जा रही हैं, लेकिन जीवों का इच्छा के अनुसार वो क्रियाएं की जाएंगी, जिन पर जीव का अपना कंट्रोल होगा। जैसे बोलना, आप खुद करके देखिए, आप जब तक नहीं चाहेंगे आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने की जो एक क्रिया है वो ऐच्छिक क्रिया है और आप उसको तभी करेंगे जब आपका मन करेगा, क्योंकि आपका उस क्रिया पर कंट्रोल है। और दूसरी क्रियाएं हैं अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं में इसके विपरीत होता है कि किसी भी जीव की ऐसी क्रियाएं जिन पर जीव का कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे सांस लेना, क्या हम चाहकर भी सांस को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा इस क्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं है। पलक का झपकना, छींक आना, ये समस्त क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारी बिना इच्छा की होती हैं और इसीलिए ऐसी क्रियाओं को अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है? अब ये मैंने बता दिया कि ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिन पर जीव का नियंत्रण है और अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिन पर जीव का नियंत्रण नहीं है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है। सबसे पहले ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में बताऊंगी। ऐच्छिक क्रिया हमारे सोचने और करने से होती है। कोई भी ऐसी क्रिया जिसे हम सोचें और सोचने के बाद करें,
यानी कि वो क्रिया हमारी ऐच्छिक क्रिया है। इसलिए इन क्रियाओं का नियंत्रण हमारे सोचने वाला भाग है जो मस्तिष्क का, उसके द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। बच्चों आपको मैं ये बता दूं कि हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो जो ऐच्छिक क्रियाओं का कार्य है, नियंत्रण है, वो हमारे मस्तिष्क का अग्रभाग नियंत्रण का काम करता है। दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं, ये हमारे मस्तिष्क का जो मध्य और पश्च भाग है उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बच्चों एक चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये प्रतिवर्ती चाप को समझाने में आपके लिए बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि इस फिंगर से ये रास्ता बना हुआ है जो आप एरो के द्वारा देख रहे हैं, और ये है हमारी मेरुरज्जु, और ये जो संदेश है ये इस अंग से होता हुआ मेरुरज्जु में गया है और वहाँ से उस अंग तक आया है जहाँ तक ये सूचना पहुँचनी थी। इस अंग से वह सूचना वापस आएगी उस अंग तक जिसने सूचना ग्रहण की थी। तो ये जो एक रास्ता बना है, जो एक यहाँ डार्क ब्लैक कलर की लाइन के द्वारा दिखाई दिया जा रहा है, इसी रास्ते को या इसी पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाना और निर्गम क्रियाओं को करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ बनाती है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, जिसे इससे पूर्व की स्लाइड में मैं आपको चित्र के द्वारा बता भी चुकी हूँ। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप प्रणाली अथवा जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता क्या है? अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है, बहुत कम है, या तो है ही नहीं, अनुपस्थित है। अतः यह स्पष्ट है वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। अब हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के द्वारा, क्योंकि बच्चों मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे समस्त शरीर की तंत्रिकाएं जो सूचना ग्रहण करती हैं उस सूचना को हमारे मस्तिष्क तक भेजा जाता है और मस्तिष्क उस सूचना के अनुसार विश्लेषण करके संदेश देता है। तो अब हमें यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण भाग है। यह मेरुरज्जु से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ये जो चित्र दिया हुआ है मानव मस्तिष्क का चित्र है। आप इस चित्र के माध्यम से हमारे मानव मस्तिष्क को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। और बच्चों मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ और यहाँ पर जो स्लाइड के थ्रू मैं आपको आपका स्टडी मटेरियल देने की कोशिश कर रही हूँ, आप यहाँ से विभिन्न परिभाषाओं को और चित्रों को अपनी नोटबुक पे जरूर लिखते जाएं, बनाते जाएं चित्रों को, जिससे कि वो आपके परीक्षा में सहयोग करेगा। बात आती है मेरुरज्जु की। मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार बंडल है जिसका ऊतक मेरुदंड से होकर मस्तिष्क से लेकर कोकिक्स तक गुजरते हैं। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो अब बच्चों आपको ये पता लग गया होगा कि मेरुरज्जु क्या है। मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का बना एक बेलनाकार बंडल है जो हमारे मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल करता है। कार्य क्या है मेरुरज्जु का? तो ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त कर इनका समाकलन करते हैं। ये पेशियों तक संदेश भेजते हैं। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती हैं और इस प्रकार से मेरुरज्जु के द्वारा दिए गए संदेश या वापिस में जो हमारे अंग को दिया गया आदेश है उसके आधार पर ही कोई भी जीव अपनी क्रियाएं करता है। मस्तिष्क आवरण। मस्तिष्क आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना एक आवरण है जो मानव मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है।
बच्चों, जब मानव मस्तिष्क इतना बड़ा कार्य हमारे शरीर के लिए कर रहा है तो उसकी सुरक्षा तो जरूरी है, और इसीलिए मानव मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए इस मस्तिष्क को 3 पतली झिल्लियों से सुरक्षित किया गया है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और ये मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक फैला रहता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है और क्या करता है? तो यह मस्तिष्क आवरण के दोनों परतों के बीच में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ है जो मस्तिष्क को मस्तिष्क के आंतरिक शोध से बचाव कराता है। अब बात आती है कि मस्तिष्क के भाग क्या हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि मानव मस्तिष्क प्रमुख 3 भागों में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और यहाँ पर आप इस चित्र के सहायता से ये समझ सकते हैं कि फोर ब्रेन ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है, मिडिल ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क जो है वो ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है, और हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क जो कि पिंक कलर से दिखाई दिया जा रहा है। अब आता है मस्तिष्क के भाग को थोड़ा विस्तार से बात करने की। तो प्रमस्तिष्क या दीर्घ मस्तिष्क, यह सोचने वाला मुख्य भाग है। जो हमारे मस्तिष्क के 3 भाग हैं उसमें से जो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क है वो हमारे लिए सोचने का कार्य करता है। इसमें विभिन्न ग्राहियों के संवेदी आवेग प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं, और इसमें भूख से संबंधित केंद्र होता है। यानी कि जब हमें भूख लगती है तो हमारा कौन सा मस्तिष्क का भाग काम कर रहा होता है? अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। और दूसरा भाग है अनुमस्तिष्क या लघु मस्तिष्क। यह शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं को, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसी क्रियाएं जैसे श्वसन, सांस लेना, पलक झपकाना, छींक आना, हमारे पाचन तंत्र में आंतरिक क्रियाएं होना, ये सभी वो क्रियाएं, हृदय का धड़कना, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और ये सभी क्रियाएं हमारे अनुमस्तिष्क या लघु मस्तिष्क के द्वारा कराई जाती हैं। तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। यह भी अनैच्छिक क्रियाओं को ही नियंत्रित करने का काम करता है। पश्च मस्तिष्क के भाग, जिसमें पहला है अनुमस्तिष्क, यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करने का काम करती है। पोन्स, यह अनुमस्तिष्क के ठीक सामने का भाग है। प्रमस्तिष्क में जाने वाली संवेदी प्रेरक तंत्रिकाएं यहीं से होकर गुजरती हैं। और पश्च मस्तिष्क का जो तीसरा पोर्शन है वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। यह सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, बमन यानी कि जब हमें वॉमिट होती है, ऐसी जितनी भी क्रियाएं हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये सभी मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा ही नियंत्रित की जाती हैं। अब बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो पूरा पाठ हमने तंत्रिका तंत्र से संबंधित पढ़ा है उसका अगर हम एक फ्लो चार्ट के रूप में संक्षिप्त में स्टडी करना चाहें तो एक फ्लो चार्ट ये आपके सामने है, जिसमें तंत्रिका तंत्र को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर से 2 भागों में बांटा गया, जिसमें प्रथम है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड और द्वितीय है मस्तिष्क या ब्रेन। ब्रेन को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसी प्रकार से जो परिधीय तंत्र है हमारा, वो 2 भागों में बांटा गया, एक तो कायिक तंत्र यानी कि जो हमारे शरीर है, काया है, और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर से 2 भागों में बांटा गया, पहला है अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी। तो पूरे पाठ का जो सार है वो इस फ्लो चार्ट के द्वारा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम पादप हार्मोन्स की। तो आप सोच रहे होंगे कि मानव से सीधे पादप पर आ गए। तो बच्चों, बात ये है कि जिस तरह से हम सजीव हैं, आपको मालूम है पौधे भी सजीव हैं, और पौधों में भी वो सभी क्रियाएं होती हैं जो एक मानव के शरीर में होती हैं। तो पौधों में समन्वय और नियंत्रण का कार्य किस प्रकार से होता है, ये समझने के लिए हमें पादप हार्मोन्स को जानना जरूरी है। पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। विविध पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय को सहायता करते हैं।
आप देख रहे होंगे यहाँ इस चित्र के द्वारा से आप ये समझ सकते हैं कि एक पादप हार्मोन के द्वारा एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, एक छोटा सा अंकुर आता है, फिर वो बाहर हवा में अपने तने को निकालता है, पत्तियां बड़ी करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और वो छोटा सा पौधा एक बड़े पौधे में या पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाता है। एक तो है वृद्धि से मुक्त, यानी कि ऐसी गति जिसमें वृद्धि पौधे की नहीं होगी। और वृद्धि आप समझते होंगे कि किसी भी पौधे का या तो तने वाला भाग या जड़ वाला भाग जब तक वृद्धि करेगा यानी कि वो बढ़ेगा, और यदि वो नहीं बढ़ रहा है और स्थिर रह करके ही कोई क्रिया करता है, ऐसी क्रियाओं को वृद्धि से मुक्त क्रियाएं कहा जाता है। और दूसरी जो गतियां हैं वो वृद्धि पर आश्रित, यानी कि ये वह गति होगी जिसमें पौधा अपने किसी भी भाग के द्वारा बढ़ेगा, आगे गति करेगा। वृद्धि से मुक्त जो है ये गतियां वृद्धि पर निर्भर नहीं करती। जैसे छुई मुई के पौधे को छूना, आपने देखा होगा छुई मुई की पत्तियों को यदि हम हाथ लगाते हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो फिर से अपनी उसी यथा स्थिति में आ जाती हैं। ऐसी गतियों को वृद्धि से मुक्त कहा जाएगा, क्योंकि छुई मुई के पत्तियां बंद हुई और खुल गई, लेकिन उनमें कोई गति या कोई वृद्धि नहीं हुई। गति तो हुई लेकिन कोई वृद्धि नहीं हुई। और दूसरी जो गति है वृद्धि पर आश्रित, इसमें क्या होगा कि पौधों में होने वाली ये गतियां वृद्धि पर आश्रित होती हैं। जैसे प्रतान की गति, बच्चों आपने देखा होगा आपके घर में या आपके कोई ऐसा रिश्तेदार जो गांव में रहता हो, वहाँ पर खेती होती है, तो जितनी भी ये बेल वाले पौधे होते हैं, जैसे कद्दू है, लौकी है, तोरई है, करेला है, या घर में बहुत से फूलों वाले पौधे भी होते हैं, इनमें आगे की तरफ स्प्रिंग के आकार की संरचना दिखाई दी जाती है और उसे हम कहते हैं प्रतान। तो जो पौधे वृद्धि पर आश्रित गति करते हैं, उन प्रतान के द्वारा वो धीरे धीरे किसी भी सहारे के द्वारा आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि गति हो रही है और वो गति वृद्धि के साथ हो रही है, तो ऐसी गतियों को वृद्धि पर आश्रित गति कहेंगे। वृद्धि से मुक्त गति जो है तो उसका उदाहरण मैं आपको बता चुकी हूँ, छुई मुई के पौधे में जो गति होती है। अब बात आती है पादपों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। जैसे हमने आपको बताया था कि यदि हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर छू जाता है तो हम हाथ को तुरंत हटाते हैं, ठीक इसी प्रकार से पादपों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। पादप स्पर्श की सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, परंतु जंतुओं की तरह पादप में सूचनाओं के चलन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। कोशिकाओं की तरह विशिष्टीकृत प्रोटीन तो नहीं होता, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं। अब बात करते हैं वृद्धि पर आश्रित गति। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि बहुत से पौधों में आगे की तरफ जो स्प्रिंग के आकार की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम प्रतान कहते हैं, और प्रतान की गति के द्वारा जो भी गतियां हो रही हैं, प्रतान में वृद्धि होगी और पौधा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसी गतियों को वृद्धि पर आश्रित गति कहा जाता है। बात करते हैं अनुवर्तन की। तो अनुवर्तन भी 4 प्रकार से होता है पौधों में। पहला है प्रकाशानुवर्तन। आप देखेंगे कि यदि हम एक छोटे से पौधे को किसी छोटे से गमले में लगाकर अपनी किसी खिड़की के पास रख देते हैं तो पौधे की ऊपरी जो तना है वो स्वतः ही प्रकाश की तरफ गति करने लगता है। ऐसी गतियों को ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। दूसरी जो गति है वो है जलानुवर्तन। आप देखेंगे कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो पौधों में गति करते हैं, तो जैसे ही उन्हें पानी मिलेगा उनकी जड़ें ऑटोमेटिक स्वतः ही जल की तरफ बढ़ने लगती हैं। ऐसी गतियों को जलानुवर्तन कहा जाता है। तीसरी गति है गुरुत्वानुवर्तन। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि गमले में एक छोटा पौधा लगाइए और उसको गमले को लिटा दीजिए। आप देखेंगे कुछ समय बाद पौधे का तना तो ऊपर की तरफ वृद्धि करने लगेगा और जड़ नीचे की भूमि के नीचे जाने लगेगी। तो इस समय जो जड़ें हैं वो कौन सी गति कर रही हैं? वो गति कर रही हैं गुरुत्वानुवर्तन, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसी प्रकार से जो जड़ें भूमि के नीचे जाने लगती हैं, ऐसी गति को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। अब बात आती है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण। तो स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा
स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशयी कोशिका सूचित कर लेती हैं तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करती हैं। जब रुधिर में स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ जो जंतुओं या पादपों में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करते हैं, क्योंकि बच्चों पादपों में जो नियंत्रण और समन्वय होगा वो किसी तंत्रिकाओं के द्वारा नहीं, जीव में तो तंत्रिका के द्वारा हो रहा है, लेकिन पादपों में जो नियंत्रण और समन्वय हो रहा है वो हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है। अब बात आती है जंतुओं में हार्मोन्स का बनना। तो जंतुओं में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे हार्मोन्स बनते हैं। मनुष्य में ग्रंथियों के प्रकार 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जिनमें कोई भी हार्मोन्स बनता है और किसी भी नली के द्वारा उस ग्रंथि से बाहर नहीं निकलता। ठीक इसी के विपरीत जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें बनने वाले हार्मोन्स नलियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित किए जाते हैं। पादप हार्मोन के प्रकार, पहला है ऑक्सिन, ये पौधों में फलों की वृद्धि करने के काम आता है, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में काम आता है। दूसरा है जिब्रेलिन, ये कोशिका विभेदन को बढ़ावा देता है, फलों तथा तनों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन, ये भी पौधों में कोशिका विभेदन को बढ़ावा देता है और फूलों को खिलने में सहायता करता है। अगला है ऑब्सेसिक अम्ल, ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है और पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ावा देता है। और लास्ट है इथिलीन, आप जानते होंगे कि बाजारों में बहुत सारे फल आ रहे हैं, तो इतने सारे फल बागों में पेड़ों पर तो नहीं पकते, इनको कच्चा तोड़ लेते हैं और इथिलीन नामक हार्मोन्स के द्वारा इनको कमरों में रख करके पका दिया जाता है। आज का जो चैप्टर था हमारा समन्वय और नियंत्रण, यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और अब अगली वीडियो में मैं आपको जनन तंत्र के बारे में अध्ययन कराऊंगी। धन्यवाद।